नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बुधनी का मैदान, कांग्रेस का क्या है प्लान। भले ही बुधनी उपचुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जीत की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। शिवराज के मैदान में नहीं होने से कांग्रेस को इस सीट से जीत की उम्मीद जागी है। जयवर्धन सिंह यहाँ जोर लगाते दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस इस बार कौन सा नया प्रयोग करेगी और इस बार बुधनी का बादशाह कौन बनेगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अब बुधनी उपचुनाव की बारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जिम्मेदारी मिलने के बाद अब बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। लिहाजा राजनीतिक दलों ने इस सीट पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। खासकर कांग्रेस को यहां आखिरी बार जीत 1998 में मिली थी। इसके बाद से ही कांग्रेस की नजर इस सीट पर है। 2003 से बीजेपी इस सीट पर जीतती आई है और तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने यहाँ नए प्रयोग किए हैं। कई पैतरे भी आजमाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। 2023 में तो कांग्रेस ने शिवराज सिंह के सामने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को चुनाव में उतारा था, लेकिन वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। हालांकि इस बार दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे जयवर्धन सिंह को इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। युवा चेहरे के सहारे कांग्रेस कोई चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन सवाल ये भी है कि जीतू पटवारी का दखल यहाँ कितना होगा। खैर, बुधनी को लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है वो जान लीजिए। प्रयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और सब कुछ प्रयोग होता है राजनीति में। अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया जाएगा, जनता के सर्वे में आएगा, कार्यकर्ता नेता जिसके ऊपर एक अपनी राय रखेंगे, उसका नाम आएगा, बहुत जल्दी आएगा। युवा भी हो तो भी तैयार है पार्टी, वरिष्ठ भी हो तो भी तैयार है पार्टी। बेहतर होना चाहिए। इधर बीजेपी में भी प्रत्याशी को लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। शिवराज सिंह की दबदबे वाली इस सीट पर उनके भरोसेमंद पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम आगे चल रहा है, लेकिन कतार में कई और नेता भी हैं। इनमें शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान और राजेंद्र सिंह राजपूत का नाम शामिल है। हालांकि बीजेपी यहाँ किसे मौका देगी, इसकी भी तस्वीर जल्द साफ होगी। लेकिन बीजेपी ये जरूर दावा कर रही है कि कांग्रेस का कोई भी प्लान यहाँ कामयाब नहीं होगा। बुधनी में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जहां 1 लाख से ज्यादा मतों की जीत थी, लोकसभा चुनाव में बढ़त 1.5 लाख से ज्यादा हो गई और अब बुधनी में जब भी उपचुनाव होगा ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय है। बुधनी की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है और शिवराज सिंह चौहान जी जैसे नेता बुधनी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अवैध गढ़ है। कांग्रेस पार्टी जमीन पर कहीं नहीं है, केवल हवाई बातें करती है। कांग्रेस के लिए 1993 में राजकुमार पटेल तो 1998 में देव कुमार पटेल इस सीट को जीत चुके हैं और इस बार कांग्रेस यहां से किसे उतारेगी? क्या फिर कोई नया प्रयोग वो करेगी या फिर वही पुराने चेहरों को दोहराएगी? जीतू पटवारी के प्लान पर काम होगा या दिग्विजय सिंह की रणनीति पर? ये कुछ सवाल बने हुए हैं जिनका आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए कतई आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और अभी तो अमरवाड़ा का रण चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है, लेकिन बुधनी की भी अब तो कांग्रेस को भी चिंता होगी, क्योंकि डर यह है कि वो 63 से और कितना नीचे नहीं चले जाएं या और संख्या हो सकता बढ़ जाए, क्योंकि लोकसभा में तो खाता खुला नहीं है। तो पूरी उम्मीदें इस बार इसी पर है और फिर शिवराज सिंह भी मैदान में नहीं है। तो क्या बड़ा आसान है कांग्रेस के लिए या संकट पिछले जैसा ही रहेगा? नहीं, बुधनी के बारे में यदि कांग्रेस ये सोच रही कि वो चुनाव जीत लेगी तो मुझे लगता है कि वो तो फिर अजीब सी स्थिति है। यदि कोई बहुत चमत्कार ही होगा जो कांग्रेस को वहां से जिता देगा, क्योंकि
बुधनी जो है वो सबसे पहले तो यूं कहा जा सकता है कि भाजपा का गढ़ है। फिर उसके अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता, और शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। लोकसभा चुनाव में वो 8,21,000 वोटों से चुनाव जीते। यदि उनकी खाली की गई सीट को कांग्रेस कब्जा कर लेगी तो फिर तो राजनीति का कोई मतलब ही नहीं बचा, फिर तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और या कोई विदेशी शक्तियां तो है नहीं जाकर के वही वो मदद कर देंगी और उसकी आड़ पर जो है वो भाजपा हार जाएगी। मुझे इन सब के कहीं भी कोई समीकरण दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपके सारे प्रयोग वहां फेल हो गए। आपने जो है अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को वहां से चुनाव लड़ा दिया, फिर आपने जो है कोई फिल्म स्टार को भी वहां से चुनाव लड़ा के देख लिया, तो मामला ढाक के तीन पात ही रहता है, कोई बहुत अंतर आता नहीं है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी ने अपने पुत्र को भेजा है, तो उनका करिश्मा तो हम जो है राजगढ़ लोकसभा चुनाव में देख ही चुके हैं। अब जो अपने क्षेत्र में अपने पिताजी को नहीं जितवा सकता, वो यदि जाके बुधनी में कांग्रेस के कैंडिडेट को जितवा देगा, ये तो अपने आप में एक 8वां 9वां अचंभा ही होने वाला है, यदि ऐसा कुछ संभावना बनाने की कोशिश लेकिन होती क्या है तो। ना, नकुलनाथ जो है खुद को युवाओं का नेता बताते थे ना, कि युवाओं का नेता तो मैं करूंगा, वो चुनाव हार गए, तो किसी युवा के लिए तो मैदान खाली हुआ, तो कोई युवा तो इस जगह को घेरेगा। नहीं, देखिए इस बात में मैं जयवर्धन जी के साथ कि वो युवा तो है। अब नकुलनाथ जी को देख करके और मुझे देख करके कोई युवा कह देगा, ये तो फिर उसकी समझ का फेर है। नहीं, युवा तो तो राहुल गांधी नकुलनाथ भी जी, है। नहीं राहुल गांधी जी को अभी नहीं पहुंचेंगे अपन मध्य प्रदेश में रहेंगे, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो उनका भाषण था निर्वाचन के अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद में, उसने मुझे प्रसन्न किया है। और एक गरिमापूर्ण और जो है जिसको कहते हैं ना जिम्मेदारी वाला उस आदमी का वक्तव्य था। अपन आलोचना करने के लिए कितनी ही आलोचना कर लो, मीम कितने ही बना लो, लेकिन आज का जो भाषण था उसके अंदर पूरी गंभीरता दिखी और ऐसा लगा कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण है, जो हंसी ठिठोली करने वाले राहुल गांधी जी का या मजाक बनने वाले राहुल गांधी जी का भाषण नहीं था। तो इसलिए उस पर जाने की बजाय अब अपन लौट आते हैं। जी बिल्कुल। और वो ये है कि यदि दिग्विजय सिंह जी के बेटे को देखा जाए तो वो चेहरे से भी युवा दिखते हैं, काम से भी युवा दिखते हैं, व्यवहार आचरण से भी युवा दिखते हैं। लेकिन कमलनाथ जी के बेटे के अंदर तो यदि मान लो यूं कहे कि बहुत युवा जैसा धीर गंभीर नहीं है, वो तो प्रौढ़ है एक प्रकार से, सोच से भी व्यवहार आचरण से भी, दूरी बनाने के मामले में भी प्रौढ़ जैसे ही हैं। तो ये अंतर तो स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के बेटे के राजनीतिक भविष्य के प्रति मैं बहुत आशान्वित हूं कि वो काफी आगे जा सकते हैं। ये अलग बात है कि अब कांग्रेस ही ढंकी नहीं बची तो किस रास्ते से जाएंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के रहते तो वो फिर भाजपा में तो नहीं आ सकते ना। तो प्रभु जी भाजपा में नहीं आ सकते, लेकिन जो बुधनी में हमने देखा है जो कांग्रेसी हैं वो भी भाजपामय हो गए हैं, या गाये बेगाये मदद करते रहते हैं। और ऊपर से है कि हर बार कांग्रेस एक नया प्रयोग करती है, वहाँ लंबी फहरिस्त है, कभी अरुण यादव देख लें, विक्रम मस्ताल देख लें, राजकुमार पटेल देख लें। तो क्या लग रहा है इस बार वाकई अगर शिवराज सिंह मैदान में नहीं है, लेकिन छाया तो उनकी रहेगी, क्योंकि विधानसभा भी 1 लाख से ज़्यादा से जीते हैं और लोकसभा में इस लीड उनकी वहाँ 1,50,000 से ज़्यादा की थी। देखिए मनोज, यदि शिवराज सिंह चौहान उसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं बुधनी के इस उपचुनाव को, तो निश्चित तौर पर फिर जो सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, तो वहाँ पर कोई मुकाबला ही नहीं बचता है। वहाँ पर यदि वो शिवराज के नाम पर चुनाव मैदान पर उतरते हैं, शिवराज सिंह चौहान के परिवार से कोई उम्मीदवार होगा तो भी लगभग यही स्थिति होगी। लेकिन यदि कोई नया उम्मीदवार है, पार्टी जिस हिसाब से प्रयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, यदि किसी और को उम्मीदवार बनाया, किसी नए व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, तो स्थितियां कुछ थोड़ी सी वहां पर बदल सकती हैं निश्चित तौर पर। कांग्रेस का जो अभी जो चुनाव का जो गड्ढा था, जो गैप था, या तो वो कम हो जाएगा या परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, क्योंकि उपचुनाव कई बार बहुत उलट फैसले भी देता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल के तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कई बार बदल जाता है। जैसे दमोह का ही चुनाव था, पूरी बीजेपी दमदारी से लड़ी उपचुनाव दमोह का, प्रदेश अध्यक्ष ने डेरा डाला वहाँ 15 दिन तक, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ पर जीत कर आ गया था सामने। तो ये सारी समीकरण वहाँ पर अलग होंगे। और फिर बुधनी वो क्षेत्र है जहाँ पर राजकुमार पटेल परिवार का भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव वहाँ पर है। शिवराज सिंह चौहान जरूर वहाँ से 6 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन उसके पहले यदि हम देखते हैं तो राजकुमार पटेल रहे, देव कुमार पटेल रहे उनके भाई, और शिवराज के पहले चौहान सिंह चौहान रहे, उसके पहले भी कांग्रेस के कुछ लोग वहाँ पर विधायक का चुनाव जीतते रहे। तो अलग अलग समीकरण वहाँ पर काम कर सकते हैं चुनाव में। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस कोशिश कर रही है, उनने पहली बार जयवर्धन सिंह को वहाँ का जिम्मा दिया है, जो युवा हैं, घुलना मिलना जानते हैं, लगातार वहाँ पर लगे हुए क्षेत्र में लगातार लोगों से मिल मुलाकात कर रहे हैं, अपने जमावट समीकरण बैठा रहे हैं।
तो कुछ ना कुछ तो असर वहाँ पर दिखाई दे सकता है। अब जो मैंने पहले कहा वो यहाँ पर मौजूद होगा कि सबसे ज़्यादा जो असर करेगी बात वो है कि आज शिवराज सिंह चौहान किस स्तर पर चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब केंद्रीय मंत्री हैं, विदिशा से सांसद हैं, और बुधनी को यदि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं बुधनी की ही जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बुधनी के जैसा पहले था वैसे ही बुधनी के लोगों की सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो वो स्थिति नहीं है। मतदाता भी इस चीज़ को समझता है कि वो मुख्यमंत्री को थे तो अभी चुन रहा था। और सुरेश जी भाई साहब को याद होगा 2006 में जब शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव लड़े थे, राजकुमार पटेल सामने उम्मीदवार थे, राजकुमार पटेल ने कोई संसाधन नहीं लगाए थे वहाँ पर, चुनाव में कुछ खर्च नहीं किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, लेकिन चुनाव एज पर आ गया था। तो निश्चित तौर पर उसको उस दौर में यदि चुनाव आयोग तारीख नहीं बढ़ाता, वो एक समय ऐसा था कि चुनाव आयोग को जो एक मुद्दा ऐसा आया कि चुनाव आयोग को चुनाव की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी, फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को 110 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ी थी वहाँ पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में। उसके बाद परिणाम उनके पक्ष में आया था, क्योंकि वो वैसी स्थितियां फिर से हो सकती हैं यदि कांग्रेस वहाँ पर उसी तरीके से जमीनी संघर्ष करती है। तो वो विक्रम अस्ताल जैसे फिल्मी अभिनेता का प्रयोग ना करे, वो अरुण यादव जैसे व्यक्ति को लाने का प्रयोग ना करे, वो यदि वहीं किरार समाज, यदि बीजेपी गैर किरार को उम्मीदवार बनाती है और कांग्रेस किरार समाज से किसी को उम्मीदवार बना देती है वहाँ पर, तो फिर मुकाबला कांटे का हो जाएगा। तो ब्रजेश जी, संकट तो यही है ना कि कांग्रेस क्या वाकई किसको उम्मीदवार बनाए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा, क्या उतने ताकत लगाएगी कांग्रेस, इस पर भी है, क्योंकि अमरवाड़ा में पूरी ताकत कांग्रेस ने लगा दी है। अभी जीतू पटवारी 3 दिन वहाँ डेरा डालने वाले हैं, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों के विपरीत निकले अगर, तो फिर क्या गारंटी। और फिर इसके बाद ये भी एक चिंता की बात होगी कि वो जो प्रभु जी ने कहा कि वो गैर किरार होगा कि किरार होगा, और अगर किरार होगा तो क्या वो वही पटेल परिवार के पास जाएगी कांग्रेस, या कोई नया किरार सामने लाएगी। देखिए मनोज जी, अमरवाड़ा में कांग्रेस को उम्मीदें नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से वो बुधनी में लड़ती रही है अब तक, एक तरह से बाकूबर देती रही है। जो नाम अरुण यादव के हों, विक्रम अस्ताल के हों, महेंद्र सिंह चौहान के हों, कि भोपाल में रहने वाले रीवा के व्यक्ति, बिंद के व्यक्ति, और आप उनको कहाँ बुधनी से चुनाव लड़ा, नरेला से भी 2 बार, नरेला से 2 बार चुनाव लड़ा दिया, तो तब आपको लगता है कि कहीं गंभीर नहीं थी। अरुण यादव को आपने मैदान में जरूर उतारा, लेकिन वो उतनी मुझे नहीं लगता कि उसमें भी गंभीरता थी। सिर्फ आपने एक बड़ा नाम दे दिया था, नाम बड़ा था, लेकिन आप निश्चित तौर पर वहाँ के लोकल व्यक्ति को आप आगे बढ़ाते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। राजकुमार पटेल, जो प्रभु जी ने कहा, पहले टक्कर दे चुके हैं, लेकिन तब से नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह गया है। लेकिन जो अब विदिशा में हुआ उससे भी कांग्रेस ने सबक लिया ही होगा। तो अब बहुत सारा पानी नर्मदा जी में बह गया है मनोज जी, वो पुरानी बात हो गई है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार मजबूत होते गए हैं, तो अब वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी साख तो दाव पर बुधनी पे लगी हुई है, चाहे उनकी पसंद का उम्मीदवार हो, चाहे उनके घर का उम्मीदवार हो, चाहे वो अलग उम्मीदवार हो। दूसरी जिस नेचर के शिवराज है तो वो भी नहीं कि वाकई वो खाली मैदान, बिल्कुल खाली मैदान छोड़ देंगे। और ये शिवराज सिंह चौहान बेहतर तरीके से जानते हैं। यदि कांग्रेस किरार समाज का भी वहाँ उतार देगी तो निश्चित तौर पर किरार समाज शिवराज सिंह चौहान के साथ जाइए। ऐसा तो होगा नहीं कि शिवराज जी वहाँ वोट मांगने ना जाएं या वो प्रचार ना करने जाएं उनके पसंदीदा। वैसे तो मैं ये मानकर चलता हूँ या मान रहा हूँ कि निश्चित तौर पर उसमें शिवराज सिंह चौहान की पसंद को देखा जाएगा। जिन लोगों के आज की तारीख में नाम चल रहे हैं, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे विजयपाल सिंह के भाई की बात हो, चाहे आप देख ली कोई भी नाम चल रहे हो, चाहे कार्तिकेय चौहान का नाम चल रहा हो, भले ही कार्तिकेय को नहीं मिले, लेकिन पसंद शिवराज जी की वहाँ पे प्रबल रहेगी, जो उनकी पसंद को तरजीह दी जाएगी। संगठन वैसा नहीं कर सकता जैसा कि हमने दमोह में देखा था, वो परिस्थितियाँ अलग थीं, ये परिस्थितियाँ अलग हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान मैदान में हों, उनके परिवार के लोग हों या नहीं हों, लेकिन प्रतिष्ठा उन्हीं की दाव पर लगी रहेगी। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ अलग हैं। राजकुमार पटेल लगातार चुनाव हारते रहे, विभा पटेल को भी मौका देते रहे, लेकिन अब वहाँ पे वो परिवार का वर्चस्व है, लेकिन एक समाज के आधार पर। आप देखिए कि भोजपुर से चुनाव लड़ाया राजकुमार पटेल को, इसी आधार पर दिया ना कि किरार समाज के वोट वहाँ हैं और इस बार टक्कर दे सकते हैं, वो वहाँ से जीत सकते हैं सुरेंद्र पटवा को। सुरेंद्र पटवा के खिलाफ नाराजगी थी, इसके बावजूद भी देखिए आप राजकुमार पटेल नहीं जीत पाए। तो राजकुमार पटेल की परिस्थितियाँ अलग है। सुरेश पचौरी हार गए, अलग है, वो जमीनी नेता हैं और समाज के आधार पर आपने वहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया था। तो अब मैं जो कहा ना पहले कि नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह गया, अब शिवराज जी वहाँ प्रतिष्ठित हैं और नंबर 1 के नेता हैं, दूसरा कोई टिक नहीं रहा है। कांग्रेस वहाँ पनप नहीं पाई है। एक तरह से कांग्रेस ने वहाँ पे मैदान खाली छोड़ रखा है, अभी तक भी जो प्रयोग करती रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को रसातल में ले गई है वहाँ पर। शर्मा जी, रसातल में लेगी। और उम्मीदवारों के चयन हमने देखा, अगर अमरवाड़ा में कांग्रेस ने निश्चित तौर पर गंभीरता दिखाई है, जो उम्मीदवार का चयन किया, तो ऐसी कुछ उम्मीद की जा रही बुधनी में। देखिए, 2-3 तथ्यात्मक बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात यह है कि मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति को, प्रभु जी और सब जानते हैं इस बात को,
मध्य प्रदेश की राजनीति के मैं लगभग ये कहते हैं ना जिसको शोध करते रहते हैं। आज भी मैंने बात की थी प्रभु जी से एक विषय पर। तो राजनीति में शोध करने का एक सिलसिला शुरू रहता है। तो मैंने ये देखा है कि दिग्विजय सिंह जी हैं, उनके सामने आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, भाजपा का कोई नेता नहीं बन पावा। कमलनाथ जी के सामने भाजपा का कोई नेता नहीं बन पा। शिवराज जी के सामने भाजपा का कोई नेता, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बन पा। सिंधिया जी के सामने कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि वो बाद में भाई कोई आया तो वो भी ऐसा ही था, उन्हीं का ही घर का ड्राइवर वगैरह जो भी अपन कह सकते हैं, लेकिन सम्मानजनक बोले उनके प्रति, ऐसा सोच के मैं उस बात को सहयोगी थे उनके वो। कहने का अभिप्राय ये है मनोज जी कि बड़े नेताओं के सामने कोई भी बड़ा नेता तैयार करने की रणनीति पर दोनों ही पक्ष काम नहीं करते। उसका कारण ये नहीं है कि उनको हराना नहीं चाहते। जब भी राजनीति में ऐसा प्रयोग हुआ है कि बड़े नेताओं को हराने, उनकी उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े नेताओं को हराने की राजनीति जब भी की, तो हमने राजीव गांधी जी की राजनीति को देखा था। पूरा का पूरा देश के अंदर ऐसा वातावरण बन गया था, भ्रष्टाचार न जाने क्या क्या। अभी हेमवती नंदन बहुगुणा जी हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे, सबको हरा दिया था और नए लोग जाकर के संसद में बैठ गए थे जिनको संसद का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार ये जो है, क्योंकि ये उपचुनाव है इसलिए नेता तो नहीं मिलेंगे। राजकुमार पटेल जी का परिवार का एक बड़ा प्रभाव है, बड़ा नाम है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो एक प्रसिद्धि उस परिवार की थी, उस प्रसिद्धि में कमी आई है जी। इसलिए वो राजनीतिक रूप से चुनाव नहीं जीत सकते। एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है। दूसरी बात है कि जो हम सब लोग समझते हैं, हम सब लोगों को जानना भी चाहिए, वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान की आज की राजनीतिक हैसियत क्या है। जब वो दिल्ली में पार्लियामेंट का चुनाव जीत करके गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे व्यक्ति हैं जिनका सबसे ज्यादा, इंदौर को यदि आप हटा दोगे तो पहले नंबर पर है, बिल्कुल, क्योंकि इंदौर में कोई कैंडिडेट नहीं था। पहले नंबर पर है देश भर में भारतीय जनता पार्टी को, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब अन्य पार्टी के छोड़ दीजिए आप। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर यदि हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी के बाद जो है उनका चौथा नंबर है। पांचवा नंबर में चूंकि राज्यसभा के नेता बन गए इसलिए वो ज्यादा राज्यसभा में बैठेंगे, मिनिस्टर है तो इधर आएंगे, तो शिवराज जी का पांचवा नंबर हो जाता है। शपथ में पांचवा नंबर लिया है। इन सारी में इतनी ऐसे और 4-5 में बात कह सकता हूं, लेकिन समय के अभाव में मैं ज्यादा नहीं कह रहा। यदि इन सब बातों को विचार किया जाए तब भी ये प्रतीत नहीं होता कि शिवराज जी आंख भी मोड़ेंगे वहां से, क्योंकि वो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीति की बात प्रभु जी बहुत बारीकी से देखना मेरी इस बात को, कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता की चर्चा नहीं होती जब तक कोई इशारा नहीं हो जाए। आप देख लीजिए राजनाथ सिंह जी क्या काम कर रहे हैं मालूम चल रहा है आपको, अमित शाह जी क्या काम कर रहे हैं मालूम चल रहा है, लेकिन शिवराज जी क्या कर रहे हैं पूरे देश में मालूम चलता है। वो एक किसी राजनीतिक चैनल के माध्यम से सूचना आ जाती है, किसी और के माध्यम से सूचना आ जाती है, कैसे भी करके उनका मतलब, इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्शन हो रहा है उनका। फिर भाजपा अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्शन हुआ। यदि कोई परिस्थितियां बनती हैं तो सॉफ्ट कार्नर वाले एक व्यक्ति के रूप में यदि पीएम के लिए भी नाम आता तो कहीं कहीं उस पर चर्चा हुई है। उस चर्चा के आधार पर हमें ये मानना पड़ेगा कि बुधनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और उस इंपॉर्टेंट स्थान को किसी भी स्थिति में हार देने या चुनौती बना देने का मतलब ये होता है कि जो एक ऊपर जाता हुआ जो ग्राफ है उस ग्राफ में कहीं न कहीं ब्रेक लगेगा जी। तो ये अब एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप सब सीनियर हैं, मैं बहुत सक्रिय जर्नलिस्ट हैं आप तीनों के तीनों, मैं एक बात ध्यान दिलाता हूं कि दमोह जो है ना, दमोह वो दोनों उपचुनाव में भाजपा की हार नहीं हुई थी, दो नेताओं के बीच में राजनीति की हार हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान थे और भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी बन के आए, और बीडी शर्मा जी ने पूरी कमान संभाल ली थी और चुनाव हार गए थे। मैं इससे ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित है। तो इसलिए वो चुनाव हारना अलग विषय है। जयंत मलैया जी सक्रियता नहीं थी दमोह में। आप दोनों सारी चीजों का धीरे धीरे बगावत के आरोप लगे थे ना सीधे सिद्धार्थ। तो ये स्पष्ट था उस समय, कोई बड़ा नेता बगावत नहीं करता मनोज जी, बड़ा नेता से बगावत कराई जाती है। यदि विक्रम वर्मा जी के सामने शिवराज सिंह चौहान भाजपा अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो इसको बगावत नहीं कह सकते। एक योजनाबद्ध तरीके की पटवा जी ने तय किया कि हम जो है चुनाव लड़वाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़वाया और हार गए, तो ये बगावत नहीं होती, ये राजनीतिक योजनाबद्ध तरीके से। जैसे दमोह हारा, शिवराज जी लोग भाजपा अध्यक्ष के रूप में हारे, तो ये एक राजनीतिक बातें हैं जिनके राजनीतिक अर्थ निकालने, कुछ कोई कह देते हैं कोई लिख देते हैं, बस इतना सा अंतर पड़ता है। तो इसलिए दमोह कभी हारने उपचुनाव में कांग्रेस नहीं जीती,
वो तो भाजपा ने भाजपा को निपटाया संगठन था। के चुनाव एक अलग विषय है, विधानसभा मेरे का दमों का चुनाव एक नहीं। अलग विषय है। संगठन में तो आप चुनाव का डिक्लेयर करते हैं तो यही है ना कि आप कैंडिडेट आए, नहीं तो आप संविधान में संशोधन कर दीजिए कि जो पार्टी नाम नहीं, देगी उसके मैं आगे ये कोई कह खड़ा रहा- ही नहीं होगा। प्रभु जी, चुनाव लड़ना अपराध नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है, संगठन के विरुद्ध भी हो, चाहे संगठन की इस लड़ाई को किसी उपचुनाव में समाहित कर लिया जाए, तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम होते हैं। जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि दमोह का जो उपचुनाव है वो तो वर्सेज और वर्सेज था, चीफ मिनिस्टर वर्सेज भाजपा अध्यक्ष। तो उसमें यदि भाजपा अध्यक्ष उस समय चुनाव जीत जाता तो भाजपा अध्यक्ष तो हीरो बन जाता ना उस समय। वो बात की एक मीटिंग में हमने देखी थी जब कैलाश विजयवर्गीय ने इसलिए सार्वजनिक clear है, रूप से इसमें कोई माफी बात मांगी नहीं। थी जयंत मलैया से। जयंत मलैया जी जैसा व्यक्ति बगावत कर सकता है क्या? जिस आदमी ने ये सब जो बाद के लोग हैं, मैं तो जयंत जी को उस जमाने से जानता हूं भाई साहब। मुझे तो अब बहुत सी चीजें जो नहीं कह सकते ना अपन चैनल पे, मुझे तो सब चीजें मालूम रहती है, 99% चीजें मालूम रहती हैं उस जमाने की। आज तो खैर क्या हो रहा है वो सबको मालूम है, क्योंकि नेता ही ऐसे आ गए जिनमें गंभीरता नहीं है, तो वो क्या बताएंगे। लेकिन जो पुराने जमाने के सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, उनने किस बात पर क्यों नाराजगी व्यक्त की, मुझे आज आपके सामने कह रहा हूं। मुझे तो यहां तक मालूम है कि गुना अपना जो बीना कार्य समिति हुई थी, उस कार्य समिति के अंदर कैलाश सारंग जी को हटा करके और रघुनंदन शर्मा जी को क्यों लाया गया था। इन सब बातों का कोई कुछ औचित्य नहीं। इसलिए मैं जो इशारा कर रहा हूँ, इशारा बड़ा गंभीर है। नहीं ठीक है, दर्शक भी समझ रहे हैं। तो प्रभु जी इशारा गंभीर है, लेकिन क्या इस बार भी इशारों में काम चल जाएगा बुधनी में, या वाकई गंभीरता दिखाना पड़ेगी? क्योंकि शिवराज जी भी चाहेंगे कि उनकी पसंद का उम्मीदवार, और जाहिर से हो सकता है संगठन इस बात का ध्यान रखे, या संगठन अपना भी उम्मीदवार उतारता है तो उतनी ताकत झोंकेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीट को वैसे भी नहीं जाने देंगे जिससे उनका पूर्व मुख्यमंत्री जीतता रहा हो। मनोज जी, अनुमान लगाया जा सकता है कि उम्मीदवार शिवराज जी के पसंद का होगा, और चूंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से वो खुद ही लोकसभा का चुनाव इतने ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो संभावना इसकी दिखती है जो उनको कद मिल रहा है, जैसा सुरेश जी अभी बता भी रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तो आदत है काम करने की, तो खाली कभी बैठ ही नहीं सकते। जब सरकार 15 महीने विपक्ष में थे तो भी वो सुबह 8 बजे से काम पे लग जाते थे, देर रात तक काम करते थे। तो वो जो उनकी आदत है वो यहाँ पर भी दिखाई देगी। पार्टी टिकट किसी को भी दे, चूँकि क्षेत्र उनका था, वो अपने क्षेत्र से एक एक घर से लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आएंगे, ज़्यादा ज़्यादा समय यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे वो। और भले चुनाव उनकी प्रतिष्ठा से ना जुड़ा हो, लेकिन उसको अपनी प्रतिष्ठा से ही जोड़कर पेश करने की कोशिश करेंगे, जिससे बीजेपी वहाँ पर जीत जाए और किसी भी तरीके की स्थितियाँ जो है, विषम परिस्थितियाँ शिवराज जी के सामने कहीं पर भी छोटी सी भी ना कर खड़ी हों। क्योंकि कोशिश उनकी यह होगी कि बुधनी से लगातार प्रतिनिधित्व किया है तो वो स्थितियाँ वहाँ पर निर्मित हों। क्योंकि आप देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान विधायक बने थे 1990 में, तो जब वो सांसद का जो उनको चुनाव लड़ाया गया अटल जी के खाली होने के बाद, तो भी वहाँ पर बीजेपी ही जीती थी। लेकिन उसके बाद 2 चुनाव जब वो सांसद रहते हुए शिवराज जी के, राजकुमार पटेल विधायक बने, लगातार दूसरे चुनाव में देव कुमार पटेल विधायक बने। उसके बाद जब शिवराज जी आए, मतलब 2003 की जो लहर कांग्रेस सरकार थी, राजकुमार पटेल मंत्री भी बने थे दिग्विजय सिंह 2003 की लहर थी, तो राजन सिंह जीते और फिर वो शिवराज जी के लिए उन्होंने सीट खाली की। लेकिन प्रभु जी, आप ये क्यों नहीं बता रहे राजकुमार पटेल शिवराज सिंह चौहान में अंतर क्या है? ये तो आप दोनों बताइए दर्शकों को। नहीं, दोनों में अंतर क्या है ये बताइए ना आप तो। दोनों, एक कांग्रेस का नेता, एक बीजेपी का नेता है, दोनों किरार समाज से आते हैं। दोनों के बीच में एक सेतु कहा जाता था, जो चौहान सिंह चौहान, वो अब इस दुनिया में है नहीं, जो उनकी रिश्तेदारी का सेतु कहा जाता था। मुझे मालूम है ना कि राजनीति में उनका क्या अर्थ है और क्या सब है, ये सब चीजें हैं ना स्पष्ट। तो लेकिन भाई साहब, अब तो स्थितियां वैसी नहीं है ना। शिवराज जी एक बड़े पद पर पहुंच गए हैं। यदि पार्टी, आप ये क्यों नहीं भूलते आप कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री रहते हुए 2023 के चुनाव में बुधनी के लोगों से पूछना पड़ा, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, क्योंकि पार्टी उनका टिकट डिक्लेयर ही नहीं कर रही थी। परंपरा इसी पार्टी में ये रही है कि मुख्यमंत्री का या बड़े नेता का पहली लिस्ट में नाम आता है। यदि ये परंपरा तोड़ी गई, बदली गई थी, तो फिर प्रधानमंत्री का नाम भी आखिरी लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन पहली लिस्ट में उनका नाम आया। लेकिन ये सवाल तब भी उठा था जब नितिन गडकरी का लिस्ट चौथी लिस्ट में नाम आया था। मनोज जी, यदि इसका जवाब मुझे देना है तो मैं बिल्कुल बहुत दीजिए। स्पष्ट कह दूं कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को बनारस से जितने वोट मिले हैं, 2024 के चुनाव में उनको वोट 61-62 हजार कम मिले। 1,02,12,000 वोट बढ़े हैं बनारस में, मतदाता बढ़े हैं, उसके बावजूद भी 62 हजार वोट कम मिले। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर इसमें समाहित है। उसी कारण से ही तो 62 हजार वोट कम मिले ना।
अब ये ठीक है, वही बात तर्क में ये कह दूंगा कि विदेशी शक्तियां शामिल हो गई थी और यादव और मुसलमान इकट्ठे हो गए थे, ये एक अलग बात है। लेकिन कार्यकर्ता ने 62,000 वोट नहीं डलवाए, ये आप समझ लीजिए। परंतु हम सब लोग जानकार हैं, आप इस बात को भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में तो शिवराज ब्रजेश सिंह जी अभी चौहान कह रहे ने थे जिसपे- नर्मदा में बहुत पानी बह गया, तो ये कहें कि गंगा का बड़ा शुद्धिकरण हो गया इस 10 साल में। अब आप ये भी देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जी ने चाहे आलोक शर्मा को टिकट दिलाई हो, चाहे होशंगाबाद से दर्शन सिंह को टिकट दिलाई हो, चाहे रोडमल नागर को टिकट दिलाई हो, चाहे और मैं 5-7 नाम, प्रभु जी आप ही गिना देना ना आगे, कितने लोगों को टिकट दिलाई और सबको जिता के लाए। तो सबको मालूम है। मैं आज आपके सामने एक रहस्य की बात कह रहा हूं। बिल्कुल, जल्दी एक बार से। बाबूलाल जैन साहब की टिकट कट रही थी, तो उनने मुझे संदेश दिया कि एक बार बात करके देखो। उस समय शिवराज जी थे, अध्यक्ष थे उस समय शिवराज जी। तो मैंने कहा कि ऐसा सुनने में आया कि ऐसी टिकट कट रही है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो एक बात ध्यान रखो, टिकट केवल उसकी कटती है जिसका जनता के बीच कनेक्टिविटी नहीं होती है। बोले कोई मेरी, कैलाश विजयवर्गीय की, प्रहलाद पटेल की इनकी टिकट काट के बताए? क्योंकि जनता में हमारी कनेक्टिविटी है, इसलिए पार्टी कभी भी ऐसे और जीतने वाले कैंडिडेट का टिकट नहीं काटती। तो इसलिए बोले इस बार तो हो जाएगी, पर अगली बार की देखेंगे अपन, अगले बार। लेकिन सवाल यही है ना कि अभी मसला ये नहीं कि टिकट किसका तो काटना है, मसला ये है इन सब चीजों- कि दोनों पार्टी टिकट किसको देंगी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। निश्चित तौर पर बुधनी का जो मैदान है वो, उसकी जो जंग है वो रोचक होने वाली है। कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगाएगी, बीजेपी तो दमखम लगाने के लिए जानी ही जाती है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो। लेकिन जो भी हो, बुधनी की जंग दिलचस्प जरूर होगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।